इन दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। यह है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। इंडिया और चाइना को 4086 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर शुरू होता है सियाचिन ग्लेशियर से लेके ऑल द वे टिल अरुणाचल प्रदेश। इस बॉर्डर में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जैसे कि चाइना रिकॉग्नाइज़ नहीं करता इंडिया का पार्ट जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख रीजन में लगता है। वो कहते हैं कि हम ये लाइन नहीं फॉलो करेंगे। उसके बाद में आता है इंडिया की हिमाचल प्रदेश स्टेट, जिसका इंटरनेशनली बॉर्डर रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद उत्तराखंड, उसका भी बॉर्डर रिकॉग्नाइज्ड है। सिक्किम इंडिया का पार्ट 1972 रेफरेंडम के बाद में बना था। तो उससे पहले सिक्किम का आर्मी और इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया टेक ओवर करता था। इंडिया देखता था, ये इनके आपस में ट्रीटी थी किंगडम ऑफ सिक्किम के अंदर और इंडिया के अंदर। तो बेसिकली इंडियन आर्मी होती थी वहाँ पे डिप्लॉयड, और तब भी सिक्किम के साथ कोई बॉर्डर इशू नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी लाइन है जहाँ पे हमने 2017 में देखा था, दोकलाम रीजन जो ट्राई जंक्शन बनता है इंडिया सिक्किम, मतलब इंडिया की सिक्किम स्टेट, चाइना और भूटान के बीच में। भूटान में भी इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है, क्योंकि वहाँ पे एमट्रैक्ट करके उनकी यूनिट्स रहती हैं जो भूटानी आर्मी को ट्रेन करती है, और भूटान में इंडियन आर्मी की काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। करीब कम से कम 2-3 हज़ार वहाँ पे इंडियन आर्मी इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं सिर्फ भूटान में स्टेशनड। और सिक्किम में वो इसलिए चाइना डिस्प्यूट नहीं करता क्योंकि वहाँ पे आ जाती है हमारी कंचनजंगा रेंज। सबको पता है कंचनजंगा दुनिया में तीसरा सबसे हाईएस्ट पीक है, और इंडिया से कंचनजंगा पे जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप सिक्किम से कंचनजंगा जाना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी स्टीप हाइट्स हैं। तो तभी चाइना वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं करता, क्योंकि चाइना का जो तिब्बत प्लाटू है, अगर किसी बंदे ने कंचनजंगा पे चढ़ना है तो उसी साइड से चलता है, उसी साइड से चढ़ा जाता है, और वही रास्ता है। जैसे माउंट एवरेस्ट में भी चाइना की साइड से ही लोग अपना पूरा कैरी ऑन करते हैं, और वो ज़्यादा सिंपल पाथ है। तो तभी वहाँ से कोई इशू नहीं है। सिर्फ सिक्किम में एक ही इशू है जहाँ से चाइना इंडिया में आ सकता है, वो है नथुला पास, और वहाँ पे पहले स्टैंड ऑफ हो भी चुके हैं। इसके अलावा आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चाइना ने 1962 वॉर में पूरा कैप्चर कर लिया था, और वो साउथ तिब्बत इसको मानता है। लेकिन भलाई हो चाइना की, वो उन्होंने सरेंडर कर दिया जब उनका सीज़ फायर डिक्लेयर किया था। लेकिन 1962 वॉर में जो चाइना ने अक्साई चीन मतलब लद्दाख के रीजन पे कब्ज़ा किया था, वो उन्होंने गिव इन नहीं किया। और आज की पूरी टॉपिक और डिबेट भी उसी रीजन के बारे में चलने वाली है कि अक्साई चीन में अभी चाइना क्या कर रहा है, और इंडिया के लद्दाख रीजन में वो कैसे अपनी फोर्सेस आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे 4 पॉइंट हैं जहाँ पे चाइना ने अपने कम से कम 5000 सैनिक मतलब इन्फेंट्री सोल्जर्स, पीपल लिबरेशन आर्मी जो PLA है चाइना की, वहाँ के बंदे डिप्लॉय कर दिए हैं, और वो इंडियन टेरिटरी में आ गए हैं, जिसमें एक पोंगसोंग लेक काफ़ी फेमस है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट क्वाइट रॉन्ग। लेकिन अगर वहाँ पे 10 किलोमीटर तक चाइनीज़ आर्मी अंदर आ गई है, और ये वीडियो भी वायरल हो गया है। मैं चाहूँगा आप ये प्लीज़ वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। This is China army. He's a unconscious man. Fuck me, bitch! तो दोस्तों, अब हम आते हैं क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द इशू काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। 1962 के सीज़ फायर के बाद में UN रेजोल्यूशन जब पास हुआ था, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश तो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री तक मैकमोहन लाइन जो है इंडिया की, मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया रिकॉग्नाइज़ करता है और अपने मैप्स में दिखाता है। 1919 में वो तिब्बत के साथ ब्रिटिश इंडिया ने साइन की थी पीस ट्रीटी, और वो फॉलो करते हुए वो जो लाइन है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश की, वो वहाँ पे छोड़ के चला गया। लेकिन अक्साई चीन के साथ ये नहीं हुआ। वो जो उन्होंने जगह कैप्चर की थी वो चाइना का पार्ट हो गई, और चाइना अभी तक उस पर बाय फोर्स कब्ज़ा जमा के बैठा है। और अभी क्या ये प्रॉब्लम है कि अब वो LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो डी फैक्टो लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना मानी जाती है, उसको क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में आ गया। और ये कहीं थोड़ा इंचेस की बात भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर भी हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही है। 4 जगह पे ऐसा चाइना ने किया है, जो बहुत स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस वाली बात है, जहाँ पे 5000 सोल्जर अपने इन्फेंट्री ब्रिगेड के उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं विद ट्रक्स एंड आर्मरी, क्योंकि डेफिनेटली चाइना का वहाँ पे प्लाटू है, और उनके लिए वहाँ पे उसको एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है, और उनकी रोड्स और सब कुछ वहाँ पे बना भी हुआ है, तो उनके लिए और सिंपल हो जाता है ये वाला एरिया एक्सेस करने के लिए, जबकि इंडिया के लिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।
यहाँ पे जो पोंगोंग लेक है वहाँ पे 10 किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं, दूसरे पॉइंट्स पे कहीं पे 3 ऑन एन एवरेज और कहीं कहीं पे 5, और ये 5,000 सोल्जर्स आके वहाँ पे अपना टेंट लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पे इंडियन डिप्लोमेसी के हम देखेंगे कि वो कैसे इनको मनाती है कि वो वापस जाएं। और ऐसा जहाँ तक हमें रीसेंट टाइम में याद आता है 1999 में कारगिल में हुआ था, जब मुजाहिदीन सोल्जर्स को पाकिस्तान ने भेज दिया था कारगिल में, और वहाँ पे ठंड में क्योंकि इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड था तो इंडियन आर्मी कुछ पोस्ट वेकेंट कर देती थी और उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। ऐसा सिर्फ 7-8 पोस्ट पे हुआ था, और अभी आज के टाइम में चाइना ने कुछ हज़ारों के सैकड़ा में लोगों को भेज के वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या करेगी। अब इसकी हिस्ट्री देखने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा और देखते हैं कि कौन सा एंगल सही है। चाइना बोलता है कि ये उनका क्लेम है, इंडिया बोलता है उनका क्लेम है। हिस्ट्री में देखते हैं और पता करते हैं कि क्या सही है, और फिर मैं बताता हूँ हमारा ओपिनियन क्या होगा इस पे। तो दोस्तों हमें आज का कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जा रहे हैं 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में सिख एम्पायर एकदम ऊपर था, ज़ोरों शोरों में चढ़ रहा था। आज का इंडिया का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये सब सिख एम्पायर के पार्ट थे। और इनके राजा थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने सेनापति नियुक्त किए थे जम्मू एंड कश्मीर के गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह के जनरल थे वन एंड ओनली जोरावर सिंह। जोरावर सिंह के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा अगर आपको और थोड़ी हिस्ट्री पता करनी हो। तो उनका जोरावर सिंह का एक ही काम था कि सिख एम्पायर को और थोड़ा बढ़ाना, और इसके लिए उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी कारगिल, लद्दाख और तिब्बत पे अटैक करके। पूरा एरिया जिसको आजकल हम कारगिल, लद्दाख, अक्साई चीन मानते हैं, ये आता था तिब्बत एम्पायर के अंडर। उस टाइम पे उन्होंने तिब्बत एम्पायर के ऊपर लड़ाई कर दी और उन्होंने ये पूरा एरिया कैप्चर कर दिया 18th सेंचुरी में, जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है। और भगवान जाने उन्होंने कैसे किया। और वहाँ पे करते करते 10 साल की लड़ाई के बाद में उनकी लड़ाई में ही मौत हो गई। लेकिन उनको पूरा वहाँ पे आर्मी डेकोरम के साथ उनको, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रेव सोल्जर थे, तिब्बत में उनके अभी भी ग्रेव है और तिब्बत में ही वो मर गए। इसके बाद क्या हुआ, सिख एम्पायर के साथ ट्रीटी साइन की तिब्बत ने, और आज का लद्दाख और पूरा अक्साई चीन एरिया दे दिया सिख एम्पायर को। लेकिन 1819 में एंग्लो सिख वॉर हुआ और उसकी ट्रीटी में JNK को प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश ने, ताकि सिख एम्पायर की पावर और टूटे, और उसका राजा बना दिया गुलाब सिंह को। अब हम आते हैं 1947 की हिस्ट्री पे। यहाँ पे बहुत ही सिंपल हुआ। जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी JNK, वो चाहती थी अपना, मतलब वो ना पाकिस्तान के साथ जाए ना इंडिया के साथ जाए, और गिलगिट में वहाँ पे रिबेल कर दिया गिलगिट स्काउट्स ने, और पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ाई शुरू हो गई। आज़ाद कश्मीर बना, गिलगिट बना, और वो इंडिया के साथ आ गया। और अब हम देखेंगे इसके बाद की हिस्ट्री और इंडिया सीनो चाइना कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ। इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री था, और इंडिया बेचारा अभी अपने इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोगों और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहा था, और लोगों को पॉवर्टी से निकालने की कोशिश कर रहा था, और बॉर्डर सिग्निफिकेंस इंडिया की लीस्ट प्रायोरिटी थी। जब इंडियन इंटेलिजेंस ने 1950s में प्राइम मिनिस्टर नेहरू और तब के डिफेंस मिनिस्टर को बोला कि चाइना इंट्रूड कर रहा है इंडियन रीजन्स में, और उस टाइम पे सिर्फ पेट्रोलिंग करके ही आपको पता चलता था कि आपका एरिया सिक्योर्ड है या नहीं, और इंडियन आर्मी करती थी। तो जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, और वो एटलीस्ट कुछ किलोमीटर इंडिया के आ गए, और वहाँ पे उन्होंने नेशनल हाईवे भी बना दिया इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस के। फिर अल्टीमेटली 1962 में वॉर हुआ, जिसमें इंडिया, आप समझ ही गए होंगे। तो लेकिन उसके बाद में फिर भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। 1965 में पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे भी चाइना अपनी साइड से वॉर करने वाला था, लेकिन फिर नहीं की उन्होंने, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट का भी मानना है कि 1962 वॉर में इंडिया अगर अपनी एयरफोर्स यूज़ कर देता तो शायद कुछ अलग यहाँ पे अंजाम होते, क्योंकि उस टाइम के लेटेस्ट इंडिया के पास रशियन, सोवियत यूनियन पावर्ड मिग जेट थे, और चाइना अभी भी एक अपकमिंग नेशन था।
क्योंकि उन्होंने भी अभी रिसेंटली तिब्बत पर कब्ज़ा किया था, उनके पास मीन्स एंड लॉजिस्टिक्स नहीं थे उस वाले रीजन में। लेकिन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। 1985 में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ सिक्किम वगैरह में, और नाथुला पास में भी होते रहे हैं, स्टैंड ऑफ होते रहे हैं। अभी रिसेंटली जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनी है, तो पहले फॉरेन डेलीगेट से मिलने के लिए मोदी जी ने अपना जापान टूर कैंसिल किया था, ताकि वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलें और बॉर्डर टेंशन थोड़ा कम डिस्प्यूट करें। लेकिन इसका भी कोई भी अंजाम नहीं निकला, और फिर भी 2017 में फिर बॉर्डर इंट्रूड हुआ, 18 में भी हुआ है सिक्किम एरिया में, लद्दाख में, फिर डोकलाम रीजन भूटान में, और इसका कोई आंसर नहीं है। और ये चलता जा रहा है, और चाइना अपनी तरफ से और इंट्रूड करके और इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया पे डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है। अगर एक्साई चीन की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करें, तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि जो चाइना का ये पार्ट आता है प्लाटू तिब्बत से आता है, तो आराम से एक्सेसिबल है, और ये वाले पार्ट से उनको सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है वो भी, वहाँ से चाइनीज़ पाइपलाइन जाती हैं। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, उसका जो पोर्ट है ग्वार पाकिस्तान में, वहाँ से उन्होंने पाइपलाइंस बनाने का प्रपोज़ल बनाया, रोड बनाने का प्रपोज़ल बनाया, ताकि अरेबिक सी में वो सीधा डॉक पे अपना कोई भी उनको सामान है वहाँ पे अनलोड करें, और उनको साउथ चाइना सी तक ज़्यादा घुमा के लेके जाना ना पड़े, क्योंकि सिर्फ चाइना वन साइड इन द ईस्ट से कनेक्टेड है सी पोर्ट से। लेकिन वो चाहते हैं कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाए हैं कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो, और उस सिल्क रूट के टाइप पूरी दुनिया से कनेक्ट होके अपना मूवमेंट एंड प्रोडक्ट्स को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करें। तो आपको पता है कि चाइना नंबर 1 आजकल कंज्यूमर है ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, और नेचुरल गैस का भी नंबर 1 कंज्यूमर है। तो इसके लिए जितनी भी अरब कंट्रीज़ का उनके साथ टाई अप है, वो उसका पेट्रोल सीधा रादर दिन पूरा घुमा के साउथ चाइना सी इंडियन ओशन से लेके जाने से अच्छा उन्होंने ये पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकल अपना टाई किया है कि वो इधर से पूरा पोर्ट सीधा सीधा वो ट्रांसपोर्ट कर दें और वो चाइना में आ जाए। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और वो इंडिया को नीचा दिखाने के लिए बार बार इंडिया को तंग करते रहते हैं, बॉर्डर में टेंशन बना के रखते हैं, इंडिया में पेनिट्रेट करते रहते हैं। तभी ये है, और इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पार्ट कट ऑफ वगैरह हो जाए इंडिया का, तो डेफिनेटली वो इंडियन टेरिटरीज़ में आने की कोशिश करेंगे। और इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो चाइनीज़ एक पॉइंट है जहाँ पे पंगा डाल सकते हैं, वो है डोकलाम रीजन, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इंडिया का जो है नेपाल, बांग्लादेश और चाइना के बीच में। उसकी मिनिमम लेंथ इंडिया को जो कनेक्ट करती है दैट इज़ 22 किलोमीटर्स। जितने भी लोग जानते होंगे, इंडियन आर्मी में होंगे या इंडियन गवर्नमेंट में होंगे, इनको पता है कि ये कितना ज़्यादा सिग्निफाई करती है, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है अगर वो कट गया इंडिया से, तो ना इंडिया सिक्किम में कहीं पे मदद भेज पाएगा, ना ही वो 7 सिस्टर स्टेट्स में किसी तरीके की मदद भेज पाएगा, चाहे वो मिज़ोरम हो, असम हो, मेघालय हो। तभी काफ़ी ज़्यादा चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज़ इंडिया के लिए प्रोएक्टिव मूवमेंट का एक दिखाते हैं। जैसे कि कुछ चाइना का कुछ करता है तो इंडिया रिएक्ट करता है उस पर, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन है इन मामलों में। दोस्तों, अगर यहाँ पे मेरा ओपिनियन देखा जाए तो मैं दोनों देशों के ओपिनियंस और उनके व्यू पॉइंट्स देख के अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। अगर हम चाइना का ओपिनियन पहले देखें, चाइना बोलता है 1919 की जो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी वो ये नहीं मानते, क्योंकि वो तिब्बत को वो रिकॉग्निशन नहीं देते, जबकि बाकी पूरी दुनिया की एट दैट मोमेंट कंट्रीज़ तिब्बत को रिकॉग्निशन एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम देती थी। और चाइना इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी और आधा चाइना में कब्जा था जापान का और बाकी कंट्रीज़ का, तो चाइना एक कंट्री था ही नहीं। सेकेंडली, अगर हम देखें तो इंडिया की साइड से माना इंडिपेंडेंस के बाद में JNK उनका पार्ट बन गया और मैकमोहन लाइन वो फॉलो करेंगे और वो वाला इंटरनेशनल बॉर्डर वो मानेंगे। लेकिन 1947 से पहले अगर हम JNK प्रिंसेस स्लेट के मैप देखें
तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो शियोंग वैली आती है वो भी JNK का पार्ट था, लेकिन कभी इंडिया ने उसको अपना पार्ट माना ही नहीं, ना ही मैप्स में शो किया, और वो वाला रीजन सीधा सीधा चाइना को गिव अवे कर दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे और पॉइंट देखें, चलो माना 1950 में इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब सैटेलाइट इमेजरी नहीं थी, और जब चाइना ने अपना रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था एक्साई चीन में, तो इनको पता नहीं चला, क्योंकि उस टाइम पे आपको ऑन फुट पेट्रोल के ऊपर ज़्यादा निर्भर होना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में गूगल अर्थ से लोग यूज़ करके दिखा रहे हैं कि चाइना ट्रूप्स कहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया को मानना पड़ेगा, यहाँ पे इनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, और मोदी गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे डेफिनेटली उनका भी फेलियर है कि उन्हें पता नहीं चला कि एक खुद की कंट्री के अंदर 10-10 किलोमीटर दूसरी कंट्री के सोल्जर्स आ गए। ये तो वही वाली बात हो गई है, हमें 10 किलोमीटर कम लग रहा होगा, बट आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि इंडियन आर्मी अटारी बॉर्डर जो अमृतसर का है, जिसे हम वाघा बॉर्डर भी बोलते हैं, 10 किलोमीटर वो क्रॉस करके अगर पाकिस्तान में चली जाएगी, तो उसका मतलब होगा कि जो लाहौर शहर है उस पर कब्ज़ा, क्योंकि लाहौर अटारी बॉर्डर से जो मेन लाहौर का टाउन सेंटर है वो 15 किलोमीटर है। अगर 10 किलोमीटर इंडियन आर्मी आगे चली जाती है तो लाहौर शहर पहुंच जाएगी। तो ये 1 इंच भी ज़मीन नहीं देते कहीं पे भी कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को, और यहाँ पे 10-10 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा डिप्लोमेसी टाइप्स कैसे होते हैं इंडिया चाइना के, और इंडिया कैसे इसको अपना स्टेप लेके उनको मनाता है वापस जाने के लिए। डेफिनेटली इंडिया कोशिश और चाइना भी कोशिश करेगा यहाँ पे लड़ाई ना हो, बट हम देखते हैं और हम भी चाहेंगे कि लड़ाई ना हो, लोग ना मरे, और देखते हैं कैसे ये बॉर्डर डिस्प्यूट अभी ठीक होगा और चाइनीज़ ट्रूप कैसे वापस जाएंगे। लेकिन जहाँ पे चाइना की बात होती है, इंडिया भी मानता है कि वो डरता है थोड़ा, क्योंकि जैसे अभी वीडियो वायरल हो गई थी कि इंडियन सोल्जर्स ने एक चाइनीज़ सोल्जर को पकड़ लिया क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर और घुसने की कोशिश कर रहे थे अपने ट्रक्स वगैरह के साथ। जो वीडियो मैंने डाली भी है वीडियो में, वो इंडिया बोल रहा है कि ये फेक वीडियो है, ये डॉक्टर्ड वीडियो है और ये पुरानी वीडियो, और साफ देख सकते हैं वो वीडियो में ये पेंगोंग लेक की है वीडियो। इंडियन टेरिटरी ऑफ द लेक, मतलब मानते हैं 2/3 चाइना में एक्साई चीन में आती है, लेकिन इंडियन टेरिटरी में वो क्रॉस कर रहे हैं, तभी इंडियन आर्मी वालों ने उन्हें रोक लिया है। और इंडियन आर्मी बेचारे वहाँ पे लोग गुस्से में पेट्रियाटिक होके गालियाँ दे रहे हैं कि उनको ऑर्डर नहीं है कुछ भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज़ करने का, तो पत्थर मार के भगा रहे हैं वहाँ से। मार मार मार। और इंडियन गवर्नमेंट डर के बोल रही है नहीं 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 ये वीडियो पुरानी है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट्स नीचे मेंशन कीजिए और बताइए आपका व्यू कैसा है। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कैसी रियलिटी चल रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और आप अपने व्यूज़ मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।